आप लोग के सामने मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम से अपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कीजिएगा। आप लोग की ज़बरदस्त मांग थी कि सर इंग्लिश में नहीं हिंदी में पीपीटी दीजिए, यानी नोट्स आप लोग हिंदी में चाहते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्योर हिंदी में ही पीपीटी हमने आप लोग को बनाया है। और आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ, पिछला जो मैंने क्लास लिया था केमिकल इक्वेरियम रासायनिक साम्य, उसी के पार्ट में जैसे कि चैप्टर में आपको जो दिया हुआ है वो साम्य अवस्था है और साम्य अवस्था में दो आते हैं, एक आता है रासायनिक साम्य और दूसरा आता है आयनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य मैंने ऑलरेडी समाप्त कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में और मैं बताया था कि आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, लेकिन अभी आयनिक साम्य समाप्त होने के बाद आयनिक साम्य में मैंने न्यूमेरिकल धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कुछ परेशानी न हो। यदि होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपनी परेशानी को भेज सकते हैं। आप जो वीडियो देखिएगा तो कमेंट आता है, कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उस पर लिखकर भेजिए, आपकी प्रॉब्लम को निश्चित रूप से सॉल्व किया जाएगा। तो आया हम लोग स्टार्ट करें आयनिक इक्वेरियम। पिछली क्लास में मैंने बताया था रासायनिक साम्य का मतलब मैंने बता दिया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, थोड़ी सी मैं पीछे की जानकारी दे रहा हूं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक आगे की ओर जाती है, दूसरा पीछे की ओर, और जब दोनों का रेट समान हो जाए उस पोजीशन को कहते हैं साम्य। अब यहां आयनिक साम्य है और आयनिक साम्य का मतलब आयनों के बीच में साम्य स्थापित होना। तो आयनिक साम्य किसे कहते हैं उसको जानने के लिए पहले हमें जाना होगा पदार्थ के प्रकार, ठीक है। और पदार्थ के प्रकार जो टाइप ऑफ मैटर जानने के लिए या टाइप ऑफ कंपाउंड जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपने किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया है। जैसे कि आप लोग यदि क्लास में वर्गीकरण करना चाहें अपने साथियों का, स्टूडेंटों का, तो आप कह सकते हैं कोई रंग के आधार पर करेगा तो कहेगा यहाँ 3 टाइप की लड़कियां हैं, गोरी लड़की, काली लड़की, सांवली लड़की, बताएगा ना, तो 3 टाइप हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके आधार पर, अगर कैटेगरी के आधार पर आप बांटिएगा तो कहिएगा क्या जनरल, ईबीसी है ना, ओबीसी होता है ना, इसके बाद एससी, एसटी, 5 टाइप बता दीजिएगा। है तो वही स्टूडेंट, लेकिन आपने जो आधार लिया उस आधार के आधार पर आपने बांटा, ठीक। हम यहां लेते हैं वैद्युत चालकता के आधार पर, ठीक है। तो विद्युत चालकता के आधार पर 2 ही तरह के पदार्थ होंगे, एक में जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो, आज इसमें एक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य। लेकिन यहाँ पर चूंकि आयन में तोड़ना है, बता दिए हैं पहले, तो हमको विलयन लेकर चलना पड़ेगा, वैसा पोजीशन ले पाना जिसमें आयन में टूटे। तो कहने का मतलब है कि जो पदार्थ हैं जब उन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है वैद्युत अनअपघट्य और दूसरा होता है वैद्युत अपघट्य। देखिए कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है वैद्युत अनअपघट्य के बारे में, जो मैंने अभी आपको बोला वही लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है कि वैसा पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है उसे हम कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य, जिसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो थोड़ी सी इंग्लिश बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अनअपघट्य को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारा आता है चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म। यदि आप इसको गला भी दीजिए या विलयन भी कीजिएगा तो इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा न प्रवाहित हो
चाहे वो गलित अवस्था हो या विलयन की अवस्था में। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया। अब स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी वैसा पदार्थ जिसे जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। देखिए मैंने लिखवाया है, जो भी द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सुचालक का मतलब क्या? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जान गए। हमने क्या जाना? नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर आयन के रूप में हमको करना है, आयनिक साम्य स्थापित करना है, तो हमको इसीलिए पहले लेकर चले नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब चलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में होगा यानी कि वैद्युत अपघट्य में हम लोग जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। आप भी कहते हैं कमजोर होगा नहीं तो ताकतवर होगा, दो ही होंगे जी। तो यहाँ पर भी प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? आता है कि वैसा वैद्युत अपघट्य जो सभी सांद्रण पर, कोई भी सांद्रण लीजिए, सभी सांद्रण पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, यानी आयनित हो जाता है। यानी सभी सांद्रणों पर जो वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे कि मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया है NaCl, Na+ और Cl- में, ये पूर्ण रूप से क्या होता है? टूट जाता है। किसमें? आयनों में। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि इसका 100% क्या होता है? आयनन होता है। अब वहां पर भी हमने लिखवाया है कि जब ये आयन में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयनाइजेशन क्या कहते हैं? आयनीकरण। तो यहां पर मैंने आपको लिखा है, गौर कीजिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनों में विघटित होने की क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। इस चीज को भी मैंने यहां नोट कर दिया है ताकि अगर आप पीपीटी खोले तो मैंने जो समझाया उसको प्रॉब्लम न हो। जो चीज मैं बोलते जा रहा हूं वो यहां लिख रहे हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में मैंने जानकारी आपको दिया। आप गौर कीजिए, जब मैंने एग्जाम्पल दिया है तो NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, CaCl2 etc दिया है। इसमें तीन चीज मैंने गौर की दिया है, पहला अम्ल, दूसरा भस्म और तीसरा लवण। यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य में तीनों आएंगे और दुर्बल में भी ये तीनों आएंगे। ठीक है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वही तरह क्या हो? आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटेंगे तो उसे कहेंगे हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है। यानी वैसा वैद्युत अपघट्य जिसका आयनन पूर्णतः हो जाता है, पूरा हो जाता है, संपूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है, उसे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिसका आयनन आंशिक रूप में थोड़ी मात्रा में होता है, पूरा नहीं होता है, उसे कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। यहां पर लिख चुके हैं हम, देख रहे हैं आप लोग। इसका एग्जाम्पल हमने दिया है CH3 COOH NH4OH। यहां पर मैंने और कैसे टूटा है ये बताया मैंने। देखिएगा, गौर कीजिएगा, हम लोग अध्ययन के लिए लिखने की सुविधा के दृष्टिकोण से जब आयनन होता है तो हम उसे H+ के रूप में लिखते हैं। जैसे CH3 COOH, CH3 COO- और H+ है। लेकिन वास्तव में ये जो होता है H+ जो होता है जब जल में रहता है तो H2O से संयोग करके H3O+ देता है। लेकिन H3O+ लिखने में थोड़ी सी क्या होती है? असुविधाजनक लगता है। इसलिए हम लोग सुविधा के लिए इसको किसके रूप में लिखते हैं? H+ के। तो हम आगे जो भी वर्णन करेंगे उसको H+ में करेंगे। क्लियर? ताकि लिखने में हमें आसानी हो। आप इसे लिखेंगे भी तो कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से देना होगा तो क्या होगा? H3O+ के रूप में आपको इसको देना होगा। अब इसमें क्या होता है, आपको हम बताएं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में पूर्णतः आयनन नहीं होता, आंशिक होता है। यानी कुछ आयनन होता है और कुछ ज्यों का त्यों रहते हैं, तो उसे अनआयनित अणु कहेंगे। तो विलयन में अनआयनित अणु और
आयनिक अणु के बीच जो साम्य स्थापित होता है उसे हम कहते हैं आयनिक साम्य, जो इस चैप्टर की नाम है। हमने आपको कहा था कि जब हम समझाएंगे तो क्लियर होते जाएगी। आयनिक साम्य किसे कहेंगे? विलयन में उपस्थित अनआयनित अणु और आयनिक अणु के बीच जो साम्य स्थापित होता है उसे आयनिक साम्य कहते हैं। क्लियर सबको? यहां पर वही चीज मैंने लिख भी दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी क्लियर हुआ आप लोग को? अभी अभी बताया प्रबल वैद्युत अपघट में या दुर्बल वैद्युत अपघट में हमने आपको बताया कि अम्ल, भस्म और लवण होते हैं ना वैद्युत अपघट। तो अब ये हमें जानना है कि अम्ल है क्या, भस्म है क्या, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो अम्ल और भस्म के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दो चीज होती है, एक होता है क्लासिकल कंसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट। तो हम दोनों की बारी बारी से जानकारी लेंगे, क्लासिकल कंसेप्ट क्या है और मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले जानेंगे क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है, देखिए यहां पर वैसे मैं लिख चुका हूं, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है। पहला शब्द है जो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है जो बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है, जो बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं। ये सभी जो चीज मैंने बोला यहां पर लिखा हुआ है, तो स्पष्ट है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं। और क्लासिकल कंसेप्ट जो दिए थे वो थे बॉयल। किसने दिया था? बॉयल ने दिया था। अब भस्म का परिभाषा हम तो जान गए, भस्म जस्ट अपोजिट रहता है। ठीक है, तो आइए हम भस्म की परिभाषा देखें। यहाँ भस्म पर लिखा हुआ है, भस्म वह पदार्थ है जो छूने पर चिकना मालूम पड़ता है, जो छूने पर चिकना मालूम पड़ता है, जो बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है। और वह नीले से लाल किया था ना अम्ल, ये क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल के साथ संयोग कर अम्ल के गुण को क्या करता है? नष्ट कर देता है, उसे भस्म कहते हैं। ठीक है, भस्म और क्षार, आप एक चीज ध्यान रखिएगा बेटो, भस्म और क्षार में थोड़ी सी अंतर है। वह भस्म जो जल में घुलनशील रहता है उसे क्षार कहते हैं, यानी कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। इसका मतलब है कि सभी क्षार भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी भस्म हैं जो जल में घुलते नहीं है। जब जल में नहीं घुलेंगे तो हम उसे क्षार नहीं कहेंगे। क्लियर? तो अभी आपने जाना नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जाने ना। इसके बाद एसिड बेस का क्लासिकल कंसेप्ट। इसके बाद तुमने ये भी जाना कि आयनिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, आयनिक साम्य। अब हम क्लासिकल कंसेप्ट के बाद हम चलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट में। मॉडर्न कंसेप्ट में आप लोग को जो पढ़ना है सिद्धांत अम्ल भस्म संबंधी, आप लोग 10th क्लास में शुरुआत कर चुके हैं और उसका नाम है अर्हेनियस सिद्धांत। पढ़े हैं 10th क्लास में? 10th क्लास में अर्हेनियस सिद्धांत आपने पढ़ा है। आज हम उसके विस्तृत रूप से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मॉडर्न कंसेप्ट में 4 सिद्धांत हैं। पहला है अर्हेनियस। अर्हेनियस की कमियों को दूर किया ब्रांचेट लॉरी, और ब्रांचेट लॉरी की कमियों को दूर किया लुईस, और इन तीनों की कमियों को दूर किया उसे कहते हैं उफानोविच। तो उफानोविच का जो आप लोग का है बुक में नहीं है, आपको 3 बुक में मिलेगा। कौन कौन? अर्हेनियस, ब्रांचेट लॉरी और लुईस। इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, उफानोविच पर थोड़ी कम चलेंगे।
है ना। तो इसमें पहला जो है आर्हेनियस का हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट में। मैंने देखिए लिखा है, चलो उफानोविच लिखा है ना, सिद्धांत 4। इसमें जो लास्ट वाला जो ये पीरियड है, उफानोविच सिद्धांत जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आर्हेनियस सिद्धांत, ब्रांसेस-लॉरी सिद्धांत और लुईस सिद्धांत आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो अब चलेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट में इन्होंने क्या दिया और इनकी क्या कमियां रही कि दूसरे इनकी कमियों को दूर ब्रांसेस-लॉरी ने किया और ब्रांसेस-लॉरी की कमियों को दूर लुईस ने किया और इन तीनों के दूर उफानोविच ने किया। तो आए हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला करेंगे आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत में कहते हैं कि वे पदार्थ, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा है तो वह पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। कौन आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। यानी कोई भी, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन दिखाई दे शायद वह अम्ल होगा। यदि जल में घोलते हैं और H+ आयन दिखाई दे मिले तो हम उसे क्या कहेंगे? अम्ल। क्योंकि आर्हेनियस कहते हैं कि वह पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो यहां पर हमने परिभाषा दिया है और एग्जाम्पल भी दिया है। AQ, अगर कोर्ट में AQ लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होता है जल, जलीय विलयन। क्लियर है? आप लोग को जानकारी होगा भी, क्योंकि आप लोग को जो 10th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें बताया गया था कि रासायनिक समीकरण में हम जो कोष्ठ में संकेत लिखते हैं उसका अर्थ क्या होता है, बताया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि AQ लिख दे तो उसका मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCl है, रिवर्सल रिएक्शन दी है H+ Cl-। ये H+ दे दिया इसलिए क्या हुआ? अम्ल हुआ। ये भी है H+ NO3- होनी चाहिए, यहाँ पर छूटा हुआ है तो NO3- होगा। तो H+ NO3 ऊपर माइनस होगा, छूटा हुआ है। तो ये हो जाएगा, देखिए H+ आयन दे रहा है इसलिए ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। अब भस्म कहते हैं वह पदार्थ, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा एक बात का, जल में घोलने की बात हो रही है और जल में जब भस्म घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षार। करेक्ट। तो हम इसको भस्म ना कहते हैं क्षार भी कहेंगे तो इसका डिफिनेशन 100% सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्हेनियस ने क्षार का डिफिनेशन दिया था नहीं। तो वह पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्षार कहते हैं या भस्म कहते हैं। यानी सभी क्षार को हम भस्म कह सकते हैं, लेकिन सभी भस्म को क्षार नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर NaOH Na+ OH-। यहाँ पर दिया है COH का होल ट्वाइस, एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए Ca2+ और 2 OH- निकला। तो जिसमें कोई भी यदि अगर कंपाउंड हो और उसमें OH दिखाई दे तो हम उसे क्या कहेंगे? क्षार, यानी भस्म कहेंगे। OH दिखाई देने पर हम क्या कहेंगे? उसको भस्म कहेंगे। क्लियर है सबको? किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़े। अब हमने आपको बताया था कि हर किसी का गुण होता है तो कुछ दोष भी होती है, इनकी भी दोष है जिसको मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल हाइड्रोजन युक्त यौगिक तथा भस्म हाइड्रोक्साइड यौगिक होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है लेकिन अम्ल नहीं होता है। तो वहाँ इनकी क्या हो गई? जो परिभाषा वो फेल हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज लिखे हैं। जैसे बहुत से ऐसे भस्म भी हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है फिर भी वो भस्म है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन न रहते हुए भी बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो अम्ल हैं लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं रहता है, तब तो इनके परिभाषा के अनुसार तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दिए हैं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड क्या है? अम्लीय है, इसमें हाइड्रोजन है, तब तो इनके सिद्धांत के अनुसार तो ये इनके बता नहीं सकते आप लोग, नहीं जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, NH3 भस्म है, हाइड्रोजन होते हुए भी इसमें कहा भस्म है, तो इनके परिभाषा के अनुसार वो भी आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये उभय धर्मिता को स्पष्ट नहीं करते हैं।
अब आप कहिएगा सर उभयधर्मिता क्या है? तो जरा आगे हम चलेंगे, इनकी कमी को जब दूर करेंगे तो अपने आप लोगों को क्लियर हो जाएगा उभयधर्मिता क्या है। ठीक है, तो ब्रांसेट लॉरी आए और इन्होंने 1923 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया। देखिए हमने लिखा है 1923 इसमें दिया, क्या लिखा है गौर कीजिएगा। वह पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है उसे अम्ल कहते हैं। तो भस्म किसे कहेंगे? क्लियर है? उल्टा, वह पदार्थ जो एक कौन सी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे भस्म कह देंगे, क्योंकि अम्ल का परिभाषा है वह पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है उसे अम्ल कहते हैं। तो भस्म जस्ट उसकी उल्टा, वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे भस्म कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं वो हाइड्रोजन द्वारा आसानी से इंडिकेट हो जाता है। कैसे? जरा बोर्ड पर गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन में आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या एक और द्रव्यमान संख्या भी एक होती है। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का क्या नियम है? A माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, पढ़ाया जा चुका है। तो एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 है। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब आइए, आप जानते हैं जेड परमाणु संख्या किसको कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। और आप जानते हैं कि जब उदासीन परमाणु हो तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 1। अब इसको निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो जो शेष बचेगा उसको क्या होगा? प्रोटॉन। तो आइए इसीलिए यहां पर गौर कीजिएगा, हमने H+ से इंडिकेट किया है। प्रोटॉन को किससे इंडिकेट किया है? H+ से। आपको क्लियर हो गया कि H+ कैसे प्रोटॉन है? सबको क्लियर है ना? तो जो इनका पहला डेफिनेशन है कि वह पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है उसे अम्ल कहते हैं। तो आप देखिए CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस H+ कर दिए, इसीलिए इसको बगल में लिख देंगे प्रोटॉन, ताकि आप लोग PPT खोले तो भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से मैंने और एग्जांपल दिया, सब में H+ मैंने इंडिकेट किया है, देख रहे हैं, है ना? अब तो इतना क्लियर हुआ आपको। भस्म की परिभाषा अभी दिया, क्या? जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे भस्म कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है। अब उभयधर्मी पदार्थ आएंगे कौन? अब गौर कीजिए, उभय यानी दोनों गुण प्रदर्शित करते हो। जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने दोनों की क्षमता रखते हैं उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? जो इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने दोनों की क्षमता रखते हैं उसे कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। जैसे कुछ व्यक्तियों की क्षमता होती है, दोस्त दुश्मन दोनों के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे तो उसके जैसा बात करने लगेंगे और उसके पास जाएंगे तो उसके जैसा बात करना है, अतः दोनों के साथ ही समन्वय स्थापित कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ पदार्थ भी होते हैं जो भस्म के पास जाएंगे तो अम्ल जैसा गुण प्रदर्शित करेंगे और अम्ल के पास जाएंगे तो भस्म जैसा गुण प्रदर्शित करेंगे, अर्थात उनमें दोनों क्षमता होती है, प्रोटॉन लेने और प्रोटॉन देने की। तो वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करने और प्रोटॉन ग्रहण करने दोनों की क्षमता रखता है उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। देखिए लिखे हम, देखिए जैसे जल है, वाटर है, यहां प्रोटॉन, तो ये देखिए यहां पर, ये देखिए जो भी है ये अम्ल का गुण प्रदर्शित करेगा, इधर वाला भस्म का। क्यों? देखिए H2O है ना, ये प्रोटॉन क्या करेगा? देगा और ये प्रोटॉन
लेगा। तो ये प्रोटॉन लिया तो क्या बना, H3O प्लस में बदल गया और H प्लस दे दिया तो यहाँ क्या बचा OH माइनस। तो OH माइनस मैंने लिख दिया है। इसमें भी आइए उसी तरह से NH3 में भी ये प्रोटॉन लिया, H प्लस ले लिया तो पहले से 3 था, अब कितना हो गया 4 और 1 दे दिया तो कम होगा ना, 2 होगा ना इसके पास। तो देखिए NH2 होगा और ये हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ छुट्टी हुई है, ये क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह होगी। चलिए तो ये आपको क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस होगी। अब आता है संयुगी अम्ल भास्म युग्म। हमने अभी आपको कहा, गौर कीजिएगा, मैंने कहा क्या, वह पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं उसे अम्ल कहते हैं, अब वह पदार्थ जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं उसे भास्म कहते हैं, कहा है ना। अब आप गौर कीजिए, इसमें HCl है, HCl में H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, बदलेगा ना। तो HCl अम्ल दिया कि नहीं दिया, हाँ प्रोटॉन दिया ना जी, तो प्रोटॉन दिया तो इसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अब देखिए अभी आपको परिभाषा बताए हैं कि जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे भस्म कहते हैं। अब Cl माइनस है, अब इसके पास H प्लस लीजिएगा तो तुरंत ये ग्रहण करेगा ना, तो ये ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा भस्म। तो इसी अम्ल से ये प्राप्त हुआ है भस्म, इसलिए जिस अम्ल से ये प्राप्त हुआ संगत भस्म को हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल भस्म। क्लियर हुआ, क्योंकि इसी से ये प्राप्त हुआ है। देखिए परिभाषा में लिखा है, अम्ल से H प्लस हटने के पश्चात प्राप्त संगत भस्म को H प्लस हटा दीजिएगा तो वो कभी भी H प्लस लेने के लिए तैयार रहेगा, और जब लेने के लिए तैयार रहेगा अर्थात प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए तैयार रहेगा तो उसे भस्म कहेंगे। यानी कि अम्ल से प्राप्त भस्म को उसका संयुग्मी भस्म कहते हैं, और भस्म से प्राप्त अम्ल को, अब भस्म है, अब देखिए दूसरा दिखा रहा है आपको, देखिए अम्ल H प्लस प्लस संयुग्मी भस्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर भस्म है, उसमें H प्लस जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसका संयुग्मी अम्ल। अर्थात इसका मतलब है यदि हमको निकालना हो संयुग्मी अम्ल या भस्म तो परिभाषा से आसानी से निकल जाएगा। कैसे, जिसका अम्ल का संयुग्मी भस्म निकालना है, अम्ल दिया हुआ है और उसका संयुग्मी भस्म निकालना है तो H प्लस निकाल कर बाहर कर देंगे, H प्लस निकाल कर जो ही बाहर कर देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी भस्म हो जाएगा। जैसे यदि आपको पूछे कि NH3 का संयुग्मी भस्म क्या होगा, तो H प्लस, इसमें ये अम्ल है, सॉरी ये भस्म है, NH3 क्या है, भस्म है, तो इसका पूछेगा, जब भस्म दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, संयुग्मी अम्ल पूछेगा, और अम्ल दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, भस्म, संयुग्मी भस्म। तो देखिए भस्म है तो हमने क्या कहा, भस्म H प्लस लेता है ना, H प्लस जोड़ दीजिए, वो किस में बदल जाएगा, अम्ल में। NH3 है, H प्लस जोड़ दिए, अमोनियम आयन में बदल गया, तो अमोनियम आयन क्या हो गया, अम्ल हो गया। समझ में आ रही है बात को। उसी तरह से यदि हम इसका अम्ल का संयुग्मी भस्म निकालना है तो क्या करेंगे, इस H प्लस को बाहर कर देंगे, एक H निकालिएगा, कितना निकालिएगा, एक। अगर 2-3 भी रहे तो 2-3 नहीं निकालना है, कितना निकालना है, एक H निकाल देंगे तो बचेगा शेष क्या, Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी भस्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोग को होमवर्क में इसमें डाला है कि निम्न स्पेसीज के संयुग्मी क्षारों के सूत्र और नाम लिखे, तो आपको इसको लिख लीजिएगा, उम्मीद है। क्या करना होगा, सूत्र का नाम, इसमें हम बताए हैं कौन सी, क्षारों के नाम लिखना है। अम्ल दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्षार, तो क्षार निकालने के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे आंख मूंद कर, और जो बच जाएगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल ये दे रहे हैं, एक बता दे रहे हैं, इसमें H3O प्लस है, H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, H2, एक हाइड्रोजन कम होगा ना, तो अब H2 को क्या कहेंगे, जल को इसको संयुग्मी क्षार कह देंगे, हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे दीजिएगा, उम्मीद है दे सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब आता है उसी तरह से इसमें है, उसी तरह से अब इसका संयुग्मी अम्ल का नाम लिखना है और सूत्र, तो आसानी से है। इसमें क्या करना है, H प्लस जोड़ देना है, उसमें H प्लस हटाए तो इसमें H प्लस जोड़ देना है। अब देखिए OH माइनस है, H प्लस जोड़ दीजिएगा तो H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, तो H2O हो जाएगा इसका क्या, संयुग्मी अम्ल। क्लियर है।
संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा इसका H2O। अब इसका उसी तरह से करना है, 2 है माइनस है ना, H प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो H3PO4। और ध्यान रखिएगा 1 प्लस और 1 माइनस आपस में मिलकर आवेश को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा। क्लियर है सबको, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब इसकी हम पहले विशेषता जानेंगे और फिर जानेंगे दोष। इसकी विशेषता क्या है, वो था सिर्फ जलीय विलयन के लिए लागू होता था, ये जलीय विलयन और गैसीय दोनों अवस्थाओं के लिए भी लागू हो जाता है। और इससे आप व्याख्या कर सकते हैं कि NH3 भस्म क्यों है। उसमें तो H प्लस देकर बता नहीं सकते थे कि भस्म है कि नहीं, क्योंकि वो कहता था, कौन, अरण्य सिद्धांत बताते थे कि वो पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H प्लस आयन दे उसे अम्ल कहते हैं। और इसमें H दिखाई दे रहा था हाइड्रोजन, तो कंफ्यूजन था कहीं अम्ल तो नहीं है। लेकिन इन्होंने आए तो प्रोटॉन के आधार पर जो व्याख्या किया उससे स्पष्ट हो गया कि ये भस्म है, क्योंकि NH3 ऊपर के उदाहरण में दिखाए हैं कि H प्लस लेता है और NH4 प्लस बदल जाता है, अमोनियम आयन में बदल जाता है। अर्थात ये प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है गैसीय अवस्था में, इसलिए ये क्या है, क्या हुआ, भस्म हुआ। जो प्रोटॉन ले उसे भस्म और जो दे उसे अम्ल। तो ये इनकी एक हम लोग का विशेषता हुआ कि ये जलीय ही नहीं गैसीय अवस्था में भी अम्ल भस्म की सटीक परिभाषा दे रहे हैं। यही चीज आगे भी मैंने लिखा है कि यह सिद्धांत अजलीय विलायकों के लिए भी लागू होता है। जैसे हम बताएं, द्रव अमोनिया जल में OH आयन उत्पन्न नहीं करता है, फिर भी यह क्या है, भस्म है, क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण कर अमोनियम आयन में बदल जाता है। अभी समझाया हमने। तो यह है आपको इनकी विशेषता। अब दोष क्या है, दोष तो वही हुआ, इन्होंने बताया प्रोटॉन के आधार पर। अर्थात इनका कहना है कि कोई भी अम्ल तभी होगा जब वह प्रोटॉन प्रदान करेगा, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन नहीं देते हैं। तो ये नॉन प्रोटॉनिक अम्ल भस्म अभिक्रिया की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। वही चीज लिखवा है प्रदान है जिसकी व्याख्या या सिद्धांत नहीं करता। जैसे है CO2 SO2 उदाहरण में दिया है, एल्युमिनियम में भी है, इसमें भी प्रोटॉन नहीं देता है, फिर भी इसकी व्याख्या ये कर पाएगा नहीं, तो ये कमी हो गया। ये देखिए उदाहरण के द्वारा मैंने स्पष्ट किया है कि बहुत से अम्ल भस्म अभिक्रिया ऐसी हैं जिसमें प्रोटॉनों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर नहीं होता है, फिर भी वो अम्ल भस्म अभिक्रिया है। SO2 ये देखिए SO2 प्लस SO3 2 माइनस, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया इसके पास तो SO3 2 माइनस हो गया, और ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है, इसलिए यहाँ पर SO बचा तो उस पर 2 प्लस हो गई। तो इसकी व्याख्या, ये देखिए अम्ल है, ये भस्म है, लेकिन इसकी व्याख्या या सिद्धांत नहीं करता है, तो कमी हुआ ना। अब इनकी कमी को दूर करने के लिए आए वो थे लुईस ने। ध्यान रखिएगा, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परिभाषा देते वक्त ब्रांचेट-लॉरी और लुईस के। उसमें क्या था, प्रोटॉन प्रदान करने की, और उसका उल्टा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। कहता है कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है उसे भस्म कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसमें प्रदान करने की क्षमता होती है उसे भस्म कहते हैं। क्लियर? लेकिन अब इसके लिए जरूरी है कि सहसंयोजक बंधन बनेगा, सहसंयोजक बंधन बनना चाहिए। तो सहसंयोजक बंधन आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है ना। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बना ऐसा बंधन जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं।
ठीक है। तो कारण है कि इलेक्ट्रॉन युग्म तब प्रदान करेगा जब उसके पास लोन पेयर हो। जब अपने खाने के ठिकाना ना रहो तो दूसरे को आप दे सकते हैं, तो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। शेयर के अलावा जो इलेक्ट्रॉन का युग्म बचता है उसे लोन पेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का निर्जन युग्म। ये चीज पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि समझाऊंगा तो उसमें आएगा। यानी कि साझे में इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचता है उसे हम लोन पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, देखिए आते हैं NH3 में। आप लोग को इसको बिंदु संरचना, आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताया गया होगा, तो बताया गया है कि अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और जो प्रथम कक्षा के नजदीक है वो प्रथम कक्षा जैसे अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया नाइट्रोजन 5 होता है, 1 2 3 4 5 होती है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर संयोग करेगा, ये करेंगे, ठीक है। आप देखिए ये साझा में भाग लिया है, ये भी साझा में भाग है, ये भी साझा में भाग है, और साझे में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन यही है, गौर कीजिएगा। इसी को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वही उपसंयोजक बंधन बना सकता है। क्लियर है सबको? अब इस पर हम लोग चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसे अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है उसे भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे चुका हूं। अब कहेंगे कि लुईस एसिड कौन कौन हो सकते हैं। अब परिभाषा से स्पष्ट है, क्या कहता है? ग्रहण करने की क्षमता, जिसकी कमी होगा वही न लेगा, सीधी सी बात है। जिसका अगर आप खाना कब खाइएगा? जब आपका पेट खाली होगी, भूखी होगी। तो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन लेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो, यानी 8 से कम हो, इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। तो जिसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ताकि उसका 8 पूरा हो जाए। तो वही चीज लिखे हैं, परमाणु जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल, लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? लुईस अम्ल। देखिए ओ, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विपन्न अणु। इलेक्ट्रॉन विपन्न अणु उसे कहते हैं जो साझा तो करते हैं लेकिन उनके बाहरी कक्षा में 8 पूरा नहीं होती है, जैसे BF3। BF3 आपको मालूम होगा, आप पढ़े भी होंगे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 3। आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 3। तो 3 हैं, और 3 यहाँ पर फ्लोरीन से साझा करके कितना हो गए? 6 हो गए। लेकिन उसके पास अभी भी कमी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा कि नहीं? जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, इसलिए उसे हम कहेंगे कौन सी? एसिड कहेंगे। क्लियर है? लुईस एसिड कहेंगे। विपन्न यौगिक अणु उसे कहते हैं वैसा अणु का परमाणु, वैसे अणु के परमाणु जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं रहता है, उसे हम विपन्न अणु के नाम से जानते हैं। तो 8 पूरा नहीं है तो ऑटोमेटिक है वो लेने की क्षमता रखता है, इसलिए वो क्या हुआ? अम्ल हुआ। क्लियर? इसके बाद है निष्क्रिय गैस की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम हो, यानी हर दशा में आप गौर कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कम होता है उसे लुईस एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर भी हमने बता दिया है H+, 2 इलेक्ट्रॉन कम है निष्क्रिय गैस से। उसका हीलियम का होता है कितना? 2 होता है ना, हीलियम का 2 होता है। क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन बीच में कितना होंगे? 2 होंगे। तो इसका प्रवृत्ति रहता है कि अपना हीलियम जैसा निष्क्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लें, और H+ है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। इसलिए क्या हुआ? अम्ल हो गया। क्लियर है सबको?
देखिए भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच बहु आबंध जब होता है तो उनके बीच भी क्या होती है, वो भी किसके समान व्यवहार करते हैं, अम्ल के समान। क्लियर? चलिए इसके बाद है लुईस भस्म कैसे कहेंगे। क्लियर है, वो लेने वाले थे और ये क्या है, देने वाले। तो जिसके पास अभी अभी समझाए थे इलेक्ट्रॉनों का निर्जन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वही न देगा, अपने से ज्यादा रहेगा तभी ना हम दान करेंगे। अब हमको कपड़ा खरीदने के औकात न है और हम दूसरे को कपड़ा दे सकते हैं नहीं ना, तो ऑटोमेटिक है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वही क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं देखो, ध्यान रखिए, कम से कम एक, इसको लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर वाले युग्म वाले उदासीन स्पेसीज हो। जैसे कि NH3 में हमने बताया, आपको गौर किया है, NH3 में हमने बताया कि नाइट्रोजन में देखिए, NH3 में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसलिए यह क्या है, भस्म हो जाएंगे। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। इसी तरह से जो ऋणायन होंगे वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, इसलिए वो भी भस्म होंगे। इसीलिए लिखवा दिए हैं, गौर कीजिएगा, सभी ब्रांचेस भस्म लुईस भस्म है, लेकिन सभी लुईस भस्म ब्रांचेस भस्म नहीं है। अब इसके बाद आप लोग को क्लास द एंड हो रही है, तो बाकी हम क्लास जो लेंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें आप लोगों को क्लियर करेंगे, क्योंकि समय से बंधे हुए हैं और हमारे और शिक्षक साथी भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो शेष बचा हुआ है, जो इनकी कमी बची हुई है लुईस की, और आपको जो इसमें शेष बचे हुए 4 बताए थे ना, उफानोविच का सिद्धांत, उसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। उसके बाद बताएंगे आपको पीएच बताएंगे, और पीएच न्यूमेरिकल कैसे निकाला जाता है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और ध्यान रखिएगा, मैथ सबसे इजी होता है, क्योंकि इकलौता वही सब्जेक्ट है जिसमें याद नहीं करना पड़ता है। थोड़ी सी समझ लीजिए, क्योंकि याद करने से बचे थे, और समझ लीजिएगा तो आसानी से बन जाता है। आप लोग को देंगे, समझाएंगे, आप लोग खुद कहिएगा कि हाँ सर इजी है। ठीक है, ओके। इसी के साथ मैं अपना ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।